गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, जिसमें 2 लेक्चर आपके हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल को देखा कि उसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बनता है और सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। अब उसी के आगे की कड़ी में आज हम देखने जा रहे हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर प्रेजेंट पोजीशन। यानी कि इनफाइनाइट से चार्ज को उसकी प्रेजेंट पोजीशन तक लाने में जो वर्क हो रहा है, उसी वर्क को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, तो पहले हम देखेंगे 2 पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक चार्ज यहाँ पर है Q1 और एक चार्ज यहाँ पर है Q2, तो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकलेगा, मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r12। ये डिस्टेंस को हम बता रहे हैं, पोजीशन वेक्टर r12 है। तो इनके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये चीज़ तो रहेगी, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई ये पोजीशन वेक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है r12। ठीक है बच्चों। अब ये क्या हुआ, पहले वाले की पोजीशन इनफाइनाइट से, जैसे मान लीजिए कि इनफाइनाइट से आप चार्ज को ला रहे थे, तो पहले वाले के लिए स्थित सदिश क्या बना? r1, दूसरे वाले के लिए क्या बना? r2। तो ये चीज़ कहलाएगी r12, मतलब r2 माइनस r1। तो यहाँ से 2 पॉइंट चार्ज के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी इस प्रकार से दे सकते हो। अगर यही आपसे कह दे कि 2 के अलावा 3 पॉइंट चार्जेज हो गए, तब कैसे बनेगा? तो यहीं पर उसको मैं समझा देता हूँ जल्दी से। अगर 3 पॉइंट चार्ज की बात हम कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे पास ये 3 पॉइंट चार्जेज हो गए Q1 Q2 Q3, और Q1 और Q2 के लिए हम डिस्टेंस को क्या लेके चल रहे हैं? r12। Q2 और Q3 के लिए क्या लेके चल रहे हैं? r23। और Q1 और Q3 के लिए क्या लेके चल रहे हैं? r31। ठीक है। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी इस 3 पॉइंट चार्ज के हिसाब से, तो वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे r12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q2 Q3 बटे r23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q3 बटे r31। तो इसको निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इतना समझ सकते हैं कि जिन 2 चार्जों के बीच की बात करेंगे उनका प्रोडक्ट कर लेना है और बीच की डिस्टेंस ले लेना है। इसी को और मॉडिफाइड अगर करना चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आपका कॉमन आ गया, और ये हो गया समेसन ऑफ Q1 Q2 अपान r12, Q2 Q3 अपान r23, Q1 Q3 अपान r31। इस प्रकार से भी आप बना सकते हो। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको आप नोट करिए। अब जो इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये एनर्जी एक प्रकार की है, तो इसकी यूनिट बताई जाती है बच्चों जूल। क्या बताई जाती है? जूल। लेकिन जूल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करने का एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, तो इसलिए इसका छोटा मात्रक लिया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लिया जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका छोटा मात्रक होता है। ठीक है ना। अब आपको ध्यान देना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। ये एग्जाम में कई दफ़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछ चुका है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। इसी को कन्वर्ट करना हो, अगर 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कोई पूछे, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कोई पूछे, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कोई पूछे, 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कोई पूछे, किलो का मतलब हुआ 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी चीज़ में 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मेगा का मतलब 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, गीगा का मतलब 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, टेरा का मतलब 10 की पावर 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपको पढ़ाया गया होगा, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। किलो, मेगा, गीगा, टेरा। किलो का मतलब 10 की पावर 3, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, गीगा का मतलब 10 की पावर 9 और टेरा का मतलब 10 की पावर 12। तो ये मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या बन जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16 जूल। चूँकि ये 3 इसको 3 ख़त्म करेगा, और 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल। 10 की पावर 9 का मल्टीप्लाई तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 जूल। 10 की पावर 12 का मल्टीप्लाई तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 जूल। तो इस प्रकार से आप इनको अदर यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपके लिए ये चीज़ बहुत काम की है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। अब उससे आप किलो, मेगा, गीगा किसी का कहीं से भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ये है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का जो स्थिर वैद्युत के कुछ उसमें रूल्स हैं कि वो किन किन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर पाता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। और ये डायरेक्ट लिखने को नहीं आएगा, लेकिन इसकी कॉन्सेप्ट से कई बार बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन चुके हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात किया है फ्री एंड बाउंड चार्ज इन कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर है तो उसके पास फ्री चार्ज होगा और बाउंड चार्ज होगा। आपको पता होगा कि प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल के अंदर कौन होते हैं? एटम। और एटम की बात अगर करो तो एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसी के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस नाभिक के बाहर होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के काफ़ी क्लोज होते हैं उनको हम बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर इसको थोड़ा समझना हो तो इस साइड देखिए, यहाँ थोड़ी जगह बची हुई है, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको कि ये आपके पास अगर मैं कह रहा हूँ कि ये कोई नाभिक हो गया, और नाभिक के बाहर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब ये अलग अलग एनर्जी के साथ बंधा हुआ है। इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसकी और कम, इसकी और कम। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा तो ये अगर कहीं बाहर से थोड़ी सी भी एनर्जी पाएगा तो इस न्यूक्लियस को छोड़ करके फ्री हो जाएगा, और यही इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले होते हैं, यानी जिनको हम चार्ज कैरियर के नाम से बुलाते हैं, आवेशवाहक के नाम से बुलाते हैं, कंडक्टर के अंदर वो कौन होते हैं? ये वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन तो 2 प्रकार के बताए गए। जो क्लोज में है, नाभिक के सबसे पास में है, वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो नाभिक से सबसे दूर है वो सरफेस पे आने के लिए एलिजिबिलिटी रख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यही यहाँ बात की गई है, फ्री एंड बाउंड चार्ज इन अ कंडक्टर। तो प्रश्न यहाँ से क्या बन सकता है, थोड़ा समझिएगा कि कंडक्टर के लिए चार्ज कैरियर कौन होते हैं? तो आप बोलोगे फ्री इलेक्ट्रॉन। आपका जवाब क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन लिखा है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है, तब आप इलेक्ट्रॉन करेंगे। लेकिन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन लिखा है और इलेक्ट्रॉन लिखा है तो आप इलेक्ट्रॉन टिक न करके फ्री इलेक्ट्रॉन को करिएगा। आई बात समझ में? अच्छा, अब इसके बाद इसी कड़ी में पहले वाले में ही हम थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं, इसको मिटा करके। कि हमारे पास कंडक्टर बस की बात नहीं होती। अब हमारे पास एक तो चालक हो गया और दूसरा क्या हो गया?
विद्युत अपघट्य, आपने नाम सुना होगा अगर तो, विद्युत अपघट्य। और एक हो गया अर्धचालक, एक हो गया अर्धचालक और एक हो गया कुचालक। इसको हम कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। विद्युत अपघट्य को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और ये हमारा है सेमी कंडक्टर और ये हमारा है इंसुलेटर। अब आपको बताना है किस में फ्री चार्ज कैरियर किस में क्या होते हैं। तो जो चालक है इसमें चार्ज कैरियर हमने क्या बताया आपको? फ्री इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, चालक में, कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? इसमें एक पात्र होता है, उस पात्र में हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है H2SO4। अब ये H2SO4 अपना 2H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आयन में टूटेगा, है ना। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड लगे होंगे तो नेगेटिव वाला आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव वाला आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। जब ये आयन मूव करेंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए यहाँ पर कौन उत्पन्न हो रहे हैं? तो आप बोलोगे आयन। आपका जवाब क्या हो जाएगा? आयन। लेकिन आयन क्या अकेला पॉजिटिव आयन ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकेला नेगेटिव आयन ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो दोनों ले रहे हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। यहाँ पर ये चार्ज कैरियर है, ये हम चार्ज कैरियर बता रहे हैं सभी के लिए, आवेशवाहक। अब बात करते हैं अर्धचालक की। तो सेमीकंडक्टर नाम का एक कंप्लीट चैप्टर लास्ट में है, उसको आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से। फिलहाल आप इतना समझ लीजिएगा कि सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे होल है। अब होल क्या है तो इसके लिए हम आपको लास्ट चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे क्या होता है, ठीक है ना। अगर कुचालक की बात करें तो कुचालक में तो करंट फ्लो होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आवेशवाहक नहीं होते हैं। इसके पास नो चार्ज कैरियर्स है, कोई आवेशवाहक नहीं है। तो जो पहला पॉइंट लिखा था फ्री एंड बाउंड चार्ज के बारे में, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी है कि कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। विद्युत अपघट्य के अंदर कौन होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। सेमीकंडक्टर में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड होल। और इंसुलेटर में कोई चार्ज कैरियर नहीं पाया जाता। तो चलो इसको मिटा लेते हैं। अब इसमें दूसरी बात जो बनी तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर रिमेन्स जीरो। कोई भी कंडक्टर अगर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। कोई भी कंडक्टर अगर आपने ले लिया उसके अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि उसके अंदर नेट चार्ज जीरो है। तो अगला पॉइंट वही, हाँ ये समझना कि नेट चार्ज जीरो होगा इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। दूसरा वाला क्लियर हो गया है। अब तीसरा कह रहा है कि एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। यानी सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो सरफेस के हमेशा कैसे रहेगा बच्चों? परपेंडिकुलर रहेगा। यानी इसके साथ ये 90 अंश का कोण बनाते हुए निकलेगा। सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। अगला द नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर रिमेन जीरो। जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या होता है? तो जीरो होता है। अगर कोई पूछे सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है तो ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सरफेस के अंदर नेट चार्ज की। नेट चार्ज जीरो होता है, चार्ज कुछ हो सकता है या नहीं भी हो सकता, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगला पॉइंट कह रहा है कि द टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर लाइज ऑन इट्स सरफेस। तो जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो पूरा का पूरा चार्ज इसके सरफेस पर लाई करता है, इसके सरफेस के बाहर ही इस पर फैल जाता है। उसके अंदर नेट चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। अब बात हो रही है कि पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड और ऑन सरफेस इज जीरो। अगर ये कोई सरफेस है तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी।
अगर ये कोई सरफेस है तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 होगी, और सरफेस पर अगर मैं पृष्ठ की बात करूं तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर कांस्टेंट होता है अंदर, और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है बाहर। नेट चार्ज 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन पोटेंशियल अंदर 0 नहीं होता। पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट होता है, हर जगह एक समान रहेगा। और कितना रहेगा? जितना सरफेस पर है। जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस सरफेस पर है उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के अंदर भी हर एक जगह पर रहेगा। तो जब पोटेंशियल सेम रहेगा तो उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। और वही पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस पर भी पाया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। अगली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। अगर सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो 0 मिलता है, लेकिन अगर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो यह मिलता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और डायरेक्शन एन कैप लिखा जाता है सरफेस के परपेंडिकुलर। ये जो एन कैप डायरेक्शन बता रहा है तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर को बताता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात करें तो सरफेस के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी क्या हो जाएगा? 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 क्यों होगा बच्चों? क्योंकि नेट चार्ज 0 है। क्योंकि नेट चार्ज 0 है। तो आपको कितने पॉइंट पढ़ाए गए? पहली बात तो पहला वाला पॉइंट शायद है कि मिट गया है, लेकिन जितना है उतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फिर मैं अच्छे से और समझाता हूँ, ठीक है? हाँ, अब मैं इसको मिटा करके एक बार अच्छे से बता देता हूँ। आइए, पहला पॉइंट आपको मैंने क्या बताया? फ्री एंड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में। फ्री एंड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पहला पॉइंट बताया गया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? जो अगर ये हमारे पास नाभिक है, अब इस नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफ़ी दूरी पर हैं तो उनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो नाभिक से काफ़ी पास होते हैं उनको हम कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा हल्की सी पाएंगे तो इसको छोड़ करके सरफेस पर आ जाएंगे, और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की कंडक्टर के अंदर। अगर मैं यही बात करता हूँ इलेक्ट्रोलाइट में, तो इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। यही बात मैं करता हूँ सेमीकंडक्टर में, तो उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल। अगर यही बात करता हूँ इंसुलेटर में, तो उसमें कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। दूसरी बात, अगर आप ये एक सरफेस बना लीजिए तो इसको ऐसे याद रखिए कि सरफेस के अंदर E का मान क्या होगा? 0। नेट चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज क्या होगा? 0। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0। ये सब सरफेस के अंदर क्या होते हैं? 0 होते हैं। अब अगर सरफेस के बाहर की बात करो, चलो सरफेस के अंदर ही अभी कुछ और बातें कर लो। पोटेंशियल की अगर बात करो, पोटेंशियल डिफरेंस की नहीं, पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। और चार्ज की अगर बात करो तो चार्ज की अगर बात करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसका चार्ज 0 हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि उसका चार्ज 0 हो जाए। नेट चार्ज 0 हो सकता है, लेकिन चार्ज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? और अगर मैं यहाँ से देखूँ, सरफेस पर जाके देखूँ, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 एन कैप। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? और सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा? तो 0। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों केस में 0 होगा, चाहे आप सरफेस के अंदर रहें चाहे आप सरफेस पर रहें, दोनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। तो आई थिंक 7-8 पॉइंट जो बताए गए हैं ये दोनों चार्ट के माध्यम से भी आप समझ सकते हो, और उनको 1 बाय 1 अगर देखना है तो एक बार फिर समझ लो। फ्री एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन बताया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 बताया गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के हमेशा कैसी रहती है? परपेंडिकुलर होती है। नेट चार्ज जो होता है अंदर वो क्या होता है? 0 होता है। पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस के अंदर या सरफेस पर क्या पाया जाता है? 0 पाया जाता है। सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एन कैप होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस के अंदर क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना? तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हो। कुछ छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं जो अक्सर परेशान करती हैं एग्जाम में। पहले तो इन सबको देख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, पोलराइजेशन वेक्टर है, इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी है, और भी हैं। जैसे एक है आपका
मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर है ना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को समझो। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? एक ऐसा जगह है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री कर दिया जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कि अब मेरे हाथ में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस हेलमेट को मैंने ऐसे ढक दिया यहाँ पर, तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई नहीं, यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो चार्ज है ना वो सरफेस के बाहर ही फैल जाएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो पाएगा। तो यही कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री जगह को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर आप एक कार से जा रहे हैं और आपकी कार में अचानक बिजली का तार गिर जाए तो आप क्या करेंगे? आप अपने कार के समस्त खिड़की दरवाज़ों को बंद कर लीजिए। अब वो जो कार की बॉडी है वो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बन गई है, क्योंकि नेट चार्ज उसके अंदर जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो हो जाएगा और आपको कोई शॉक नहीं लगेगा। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरीके से समझो आप। एक को हम ई कहते हैं और एक को हम ई जीरो कहते हैं। ई जीरो होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है, और ई होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ई जीरो को आप बोलोगे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और ई को बोलोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ई जीरो कहलाएगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई कहलाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों का जो रेशियो होता है ई जीरो बटे ई, इन दोनों का जो रेशियो होता है, चलो इसी के पास लिखता हूँ, इन दोनों का जो रेशियो होता है ई जीरो अपान ई, उसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप परिभाषा में क्या बताओगे कि द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इतना हमेशा ध्यान रखना कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू इससे हमेशा क्या रहेगी? ज़्यादा, यानी ई जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? ई। द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड हैं इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अब बात, अच्छा मैं यहाँ डाइलेक्ट्रिक बताना था, मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता गया, तो ऐसा करो ये पूरा यहाँ से समझ लो कि मैंने क्या बता दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता दिया। डाइलेक्ट्रिक समझना है तो डाइलेक्ट्रिक को ये समझ लीजिएगा कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करते लेकिन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेंगे परंतु अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। इसको उसी प्रकार से जोड़ो जैसे कि शादी करवाने वाले होते हैं, कि शादी करवाने वाले क्या होते हैं कि दो परिवारों के बीच में संबंध स्थापित शादी का बनवा देते हैं, लेकिन खुद वो शादी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट तो शो कर रहे होते हैं, है ना। ऐसा करके ही आप समझ सकते हो डाइलेक्ट्रिक को। डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार का बताया गया है, अब यहाँ जगह नहीं है, यहाँ से समझ लीजिए। एक आपके होते हैं कौन से डाइलेक्ट्रिक, पोलर, और एक होते हैं नॉन पोलर। डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार से होते हैं, एक होता है पोलर और दूसरा क्या होता है नॉन पोलर। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं कि ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के सेंटर्स को इंसाइड नहीं होते हैं। जैसे मैंने अगर कोई डाइलेक्ट्रिक बनाया और यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आयन दिखा दिए, अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे करके, तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के जो सेंटर हैं वो आपस में कोइंसाइड नहीं होते तो उनको हम पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। लेकिन अगर यही कोइंसाइड होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं नॉन पोलर। ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार से
है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनमें धनायनों और ऋणायनों के केंद्र संपाती नहीं होते उन्हें ध्रुवीय परावैद्युतांक कहते हैं, और ऐसे परावैद्युत जिनमें धनायनों और ऋणायनों के केंद्र संपाती होते हैं उन्हें अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इस पे लिख सकते हो, जैसे H2O है, HCl है, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं आपके, H2O HCl याद रखिएगा। और नॉन पोलर में एग्जाम्पल में याद रखिएगा H2 है, N2 है, O2 है। तो कभी कभी एग्जाम में इनका एग्जाम्पल पूछ लेता है कि पोलर का कोई एग्जाम्पल दे दो या नॉन पोलर को कोई एग्जाम्पल दे दो। डेफिनेशन में सिर्फ इतना ध्यान देना कि धनायनों और ऋणायनों के केंद्र संपाती नहीं होंगे तो पोलर डाइलेक्ट्रिक, धनायनों और ऋणायनों के केंद्र संपाती होंगे तो नॉन पोलर। अच्छा, तो अब डाइलेक्ट्रिक हो गया आपका। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने आपको पहले ही बता दिया था कि द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद रखिएगा, E0 को क्या बोलेंगे, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, E को क्या बोलेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड वाला हमेशा ज़्यादा होगा नेट वाले से। जैसे मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाई अभी, है ना, तो हमने आपको जितना पढ़ाया हमने आप पर अप्लाई किया और आपको कुल कितना आपको आने लगा, तो क्या जितना मैंने अप्लाई किया पूरा का पूरा आपको आने लगा? नहीं, जो आपको आ रहा है वो नेट हो गया, जो मैंने लगाया वो क्या हो गया, अप्लाइड हो गया। तो मेरा वाला ज़्यादा था और जितना आपको आ रहा है वो वाला क्या है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कम है। उसी हिसाब से इसको भी जोड़ सकते हो कि अप्लाइड वाला नेट वाले से क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। अब आपका आता है एक टर्म क्या, पोलराइजेशन वेक्टर। क्या आता है बच्चों, पोलराइजेशन वेक्टर। तो इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। चलिए, आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का नाम सुना होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको 2QL कहते हैं। क्या कहते हैं, 2QL। कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसका चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट, चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को पर यूनिट वॉल्यूम में लिया जाए, किस में लिया जाए, पर यूनिट वॉल्यूम में लिया जाए, तो उसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। और पोलराइजेशन वेक्टर को हम लिखते हैं कैपिटल P से। क्या किससे लिखते हैं बच्चों, कैपिटल P से। तो याद रखिए कैपिटल P बराबर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। प्रति एकांक आयतन में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, प्रति एकांक आयतन में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर कहते हैं। तो इसकी भी डिफिनेशन यहाँ से क्लियर हो गई। अब आपका आता है इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी। क्या आता है, इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी। इसको समझो थोड़ा सा। हम ये जानते हैं कि जो ये पोलराइजेशन वेक्टर होता है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखिएगा, पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, P प्रोपोर्शनल टू E। तो P बराबर यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटेगा तो बराबर आएगा, और एक कांस्टेंट आता है यहाँ पर काई। क्या आता है, काई। तो काई बराबर यहाँ से हो जाएगा P अपॉन E, जहाँ काई आपका एक कांस्टेंट है जिसे हम इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी बोलते हैं। काई क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी बोलते हैं। अब अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी की परिभाषा किसी को देनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 कर दो, तो P की वैल्यू जो आएगी वही इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी कहलाएगी। तो क्या बोलोगे कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर जैसे यहाँ परिभाषा देखो, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ऊपर देखो, x इक्वल टू P अपॉन E हो गया। अगर E को 1 कर दो तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है उसी को इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी बोलते हैं। द पोलराइजेशन वेक्टर इन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में ध्रुवण सदिश को विद्युतशीलता कहते हैं। अब आता है मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो पहले जो इसमें आपको लिखना हो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम मैग्नीट्यूड को अलग से करवाते हैं। ठीक है, अब हम मिटा रहे हैं।
आइए इसके मैग्नीट्यूड को अलग से देख लेते हैं। चाक नहीं है क्या बिट्टू? अब ले आओ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर को समझो। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसकी डिस्टेंस स्मॉल d है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है। इस पर चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, उसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड चार्ज, और उसकी वैल्यू कितनी है? QP है। ठीक है, तो ये शुरू में आप इतना लिख सकते हो अपने से कि माना स्मॉल d थिकनेस का एक कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है, तब इस पर पोलराइज्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब QP बराबर चार्ज की वैल्यू। देखिए आपको ये पढ़ाया गया है ना एक फार्मूला कि सिग्मा बराबर Q/A, याद करो। पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज है उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। हम मान लेते हैं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा P है। तो QP की वैल्यू अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वो हो जाएगा सिग्मा P इंटू A। सिग्मा P इंटू A, सिग्मा P इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, A इसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। अब जब इसका चार्ज मिल गया तो आप इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल लीजिए। देयरफॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये हो जाएगा कि चार्ज तो मिल गया, अब इस स्लैब की थिकनेस कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो d, तो चार्ज आपके पास आ गया सिग्मा P A और ये d। अब ज़रा बताओ तुम कि A इंटू डी को क्या कहते हो? वॉल्यूम। A इंटू डी को हम कहते हैं वॉल्यूम। ये हमको मिल गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हम निकाल लेते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर की परिभाषा होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो हम पोलराइजेशन वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? P, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास कितना आया है? सिग्मा P इंटू V। अब पूरे के डिवाइडेड कितना कर दीजिए आप? V, तो V से V कट गया तो P इक्वल टू आपको क्या मिल गया? सिग्मा P। ये याद रखिएगा कि जो मैग्नीट्यूड होता है पोलराइजेशन वेक्टर का वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। जो पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ये उसी के इक्वल होता है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आज का लास्ट टॉपिक है बच्चों, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी। अभी आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K पढ़ा, आपने इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी काई पढ़ा। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए। ये जो रिलेशन है इसको तो याद ही रख लो कि काई इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K-1। इसको तो याद ही रखना है इतना। ये रिलेशन होता है काई इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K-1। और अगर इसको प्रूव करना है तो चलो थोड़ा सा प्रूफ कर देता हूँ। इसके प्रूफ में आप क्या देखोगे कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E0 होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के योगफल के बराबर होता है। ये ध्यान देना, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सिखाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अगर आप पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो यहीं पर पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लोगे।
तो E0 इक्वल टू ई प्लस ई पी के जगह पर आप लिख सकते हो सिग्मा पी अपान एप्सिलॉन 0, इसकी जगह पर ऐसा लिख सकते हो। अब सिग्मा पी के बारे में आपको बताया जा चुका है। सिग्मा पी की वैल्यू अभी मैंने, सिग्मा पी क्या होता है? पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसकी वैल्यू किसके बराबर बताई गई है? मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर के। तो इसको मैं लिख सकता हूं P अपान एप्सिलॉन 0। अब P की वैल्यू हमने जब इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि P प्रोपोर्शनल टू E था, फिर हम निकाले थे P बराबर काई इंटू E निकाले थे। अब यहाँ P के जगह पर मैं लिख सकता हूँ काई इंटू E। तो चलिए इस वैल्यू को ला के यहाँ रख दीजिए। तो E बराबर, ये E0 बराबर बन जाएगा E प्लस काई इंटू E बटे एप्सिलॉन 0। आप दोनों साइड में E से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? कैपिटल E से। यहाँ कैपिटल E से डिवाइड करोगे तो E0 बटे E हो जाएगा। यहाँ E से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ E से E कट जाएगा तो काई बटे एप्सिलॉन 0। अब हमने E0 बटे E आपको बताया था, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है कि द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? K। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि K, और ये लिखा हुआ है 1 प्लस काई अपान एप्सिलॉन 0। 1 को इधर लेते आइए तो K माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा काई अपान एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो काई इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K माइनस 1। तो यहाँ से याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी होती है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से एक कम करके एप्सिलॉन 0 का प्रोडक्ट कर दीजिए। ये रिलेशन इसमें निकल करके आता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और अगर आपको मेरे पढ़ाने से तनिक भी फ़ायदा हो रहा है, कुछ भी फ़ायदा हो रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी हमारा जो सब्सक्राइबर का लिमिट है उसको बढ़ाइए और हमको सहयोग करिए, ताकि मैं और अच्छे से आपसे मोटिवेट हो करके पढ़ा सकूं। धन्यवाद।